मेरी शादी हुई तो मैं उस वक्त 16 साल का था। हमें इतने अमीर भी नहीं थे, गरीब लोग थे। हम कई भाई थे। माँ बाप ने मुझे पढ़ाने में ज़्यादा ध्यान ना दिया। मेरे दोस्त सारे पढ़ रहे थे तो मैं भी पढ़ना चाहता था, लेकिन घर की समस्याएं ऐसी थी कि मुझे बाहर निकलकर कमाना पड़ा। मेरे 3 भाइयों की शादी हो गई थी। उनके बच्चे भी थे, लेकिन वे गांव में ही खेती बाड़ी किया करते थे। मेरे माँ बाप को भाइयों के बच्चों का खर्चा भारी हो गया था। बड़े भाई के तो 6 बच्चे थे, वे भी खेती ही किया करते थे। उससे छोटे भाई के भी 4 बच्चे थे। तीसरे नंबर की भाई की शादी और मेरी शादी एक साथ कर दी गई थी। मुझसे बड़े भाई की पत्नी को तो माँ ने शादी के तुरंत बाद ही विदाई करवा दी थी, क्योंकि घर में बहुत काम था और मेरी दोनों भाभीयों से काम नहीं हो पाता था, जिसकी वजह से तीसरे नंबर के भाई की पत्नी को विदाई करवा के लानी पड़ी थी और माँ ने मेरी पत्नी की विदाई को रोक दिया था। माँ ने कहा, तू बाहर जाकर अच्छे पैसे कमाएगा तो ही तेरी पत्नी की विदाई करवाएंगे। मुझे भी अपनी शादी से कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरी शादी तो ज़बरदस्ती कराई गई थी। मैं और मुझसे बड़ा भाई, हम दोनों एक ही साथ काम कर रहे थे। मेरी शादी मेरी भाभी के कज़न से हुई थी। मेरी शादी में मेरे ससुराल वालों ने बहुत अच्छा दहेज दिया था। मैंने अपनी पत्नी को अभी तक नहीं देखा था। शादी के टाइम तो उसका मुंह ढका हुआ था, तो मैं उसका मुंह नहीं देख पाया था। सिंदूरदान के समय भी उसका मुंह ढक लिया गया था, जिसकी वजह से मैंने उसका मुंह तक ना देखा था। वह भी देखने में कैसी दिखती है। हम दोनों भाई यहाँ बनारस में साड़ियों के फैक्ट्री में काम करते थे। दोनों भाई बनारसी साड़ी की बुनाई करते थे और अच्छा रुपया कमा लेते थे। माँ के पास भेज दिया करते थे। मेरी माँ ने भाभी को भाई के साथ ही भेज दिया था और मैं अपने भाई भाभी के साथ अकेला रहता था। मेरी भाभी प्रेग्नेंट हुई तो भाभी ने माँ से पूछा कि मेरी कोई बहन नहीं है। मैं अपनी कज़न को, यानी मैं अपनी देवरानी को अपने जापे के लिए बुलाना चाहती हूँ। माँ ने कहा कि अभी उसका गमन नहीं हुआ है तो वह भला कैसे आ सकती है। भाभी ने कहा, कोई बात नहीं, गमन नहीं हुआ है लेकिन शादी तो हो चुकी है ना, इसमें कौन सी बुराई है। और मैं जब यहाँ पर हूँ तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैंने आज तक अपनी पत्नी को नहीं देखा था और ना ही मुझे उसमें कोई दिलचस्पी थी। भाभी ने अपनी कज़न को बुला लिया, यानी मेरी पत्नी को अपने पास बुला लिया था। मैं अपने काम से काम रखने वाला बंदा था। मैंने सिर्फ 10वीं तक पढ़ाई की थी। मुझे आगे पढ़ने का बड़ा शौक़ था, तो मैं यहाँ बनारस में ही प्राइवेट ग्रेजुएशन कर रहा था और मैं काम के बाद अपने पढ़ाई में लग जाता था। मैं रात देर तक साड़ियों के फैक्ट्री में ही काम करता। उसके बाद घर आता तो नहा धोकर खाना खाकर अपने कमरे में घुसकर अंदर से कुंडी लगा लेता। उसके बाद मैं बाहर निकलता ही नहीं था। मेरी पत्नी को यहाँ आए 1 हफ्ता बीत चुका था। उसका और मेरा आमना सामना अभी तक नहीं हुआ था, क्योंकि मैं सुबह 4 बजे ही उठकर फैक्ट्री में आ जाता और रात को काफ़ी देर रात तक अपने भाई के साथ ही घर जाता। मेरे भाई से मेरी पत्नी पल्ला किया करती थी, क्योंकि वह उसका जेठ लगता था। इसकी वजह से उसने मुझे कभी देखा ही नहीं था। मेरा खाना मेरी भाभी ही लाती थी। उनकी डिलीवरी का समय आया तो उन्हें अस्पताल में जाना पड़ा। मेरी पत्नी भी मेरी भाभी के साथ ही थी, लेकिन मेरी पत्नी घर भी संभाल रही थी और भाभी को भी संभाल रही थी। भाभी को अस्पताल में भर्ती रहने के बाद आज पहली बार मेरी पत्नी मेरे लिए खाना लेकर आई, पर मैंने उसको देखना भी अच्छा नहीं समझा। मैं उससे गुस्सा रहता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था यही सब की जड़ है। अगर ये ना होती तो मेरी शादी भी ना होती और मैं पढ़ाई कर रहा होता। उसने अपने चेहरे पर पल्ला किया हुआ था। मैंने कहा, यहाँ रख दो और जाओ, मैं खा लूँगा, पर वह गई नहीं, चुपचाप खड़ी रही। उसने कहा, क्या बात है, तुमने आज तक मुझे देखा नहीं और ना ही तुम मुझसे मिले हो, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ। मैंने कहा, पसंद और नापसंद की बात ही नहीं है। ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई है। मैं अभी शादी नहीं करना चाहता था। माँ बाप ने ज़बरदस्ती मेरी शादी तुमसे करवा दी। मैं अभी पढ़ना चाहता था। उसने कहा कि आप पढ़ना चाहते थे तो पढ़ लेते, लेकिन शादी पढ़ाई में रुकावट थोड़ी बनती है। मैंने सुना है कि आप अभी भी तो पढ़ाई कर रहे हैं और काम भी करते हैं, तो क्या आपको किसी ने अभी तक रोका है। मैंने कहा, नहीं। फिर उसने कहा, अगर आप मुझे देख लेंगे तो क्या आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। मैंने कहा, फालतू बात मत करो, मुझे पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। उसने तुरंत अपने चेहरे से कपड़ा हटाया और मेरे पैरों को छुआ। मैंने उसे आशीर्वाद भी ना दिया। देखने में वो बिल्कुल ठीक ठाक थी, गोरी थी, लेकिन उसके बात करने का अंदाज से ऐसा लगता था उसकी उम्र बहुत ज़्यादा है। शायद वो उम्र में मुझसे बड़ी ही थी। उसकी उम्र शायद मुझसे 5 साल बड़ी होगी। वह बिल्कुल मैच्योर लग रही थी और मैं सिर्फ 19 साल का लड़का था। मैंने उससे कहा, अभी हमारा गमन भी नहीं हुआ है। उसने कहा, कोई बात नहीं,
हमने कौन सा बच्चा पैदा करना है, अभी तो तुम्हें पढ़ना है और मुझे आपको खुश रखना है। उसकी बातों से मुझे अजीब महसूस हो रहा था। वह क्या कह रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तुरंत उसने मुझे अपने हाथों से खाना खिलाना शुरू किया। बीच बीच में मुझे टच करती। मुझे बड़ा अजीब महसूस होता, ऐसा लगता मेरे पूरे शरीर में करंट दौड़ रहा है। मैंने उसका हाथ रोक दिया। मैंने कहा, मैं खुद खा लूँगा। उसने कहा, मैं पत्नी हूँ तुम्हारी, कोई अनजान औरत नहीं। अब तो मैं तुम्हें रोज़ खाना खिलाया करूँगी और थक जाओगे तो मैं तुम्हारा पैर भी दबाऊँगी। अब रोज़ ऐसे ही करने लगी। एक दिन बाथरूम के अंदर गई तो मुझे बड़ी ज़ोर से आवाज़ आई थी, शायद वह अंदर गिर गई थी। मैं जल्दी से भागा, उसने दरवाजे को लॉक भी नहीं किया था। मैं सीधा बाथरूम के अंदर गया था। वह पूरी भीगी पड़ी थी। उसका एक एक अंग उभर कर बाहर को दिखाई दे रहा था। उसने मुझे भी पकड़कर नीचे गिरा दिया और झट से मेरे ऊपर आ गई। मेरे पूरे शरीर में करंट दौड़ने लगा। मैं भी बहक गया और उसको अपने सीने से चिपका लिया। वो पूरी जवान थी। जब मैंने ऐसे किया तो वो बेकाबू हुई और अपने कपड़े को निकालकर मेरे साथ चिपक गई। वो जैसा जैसा कहती गई मैं वैसा वैसा करता रहा। पूरे बाथरूम में उसकी सिसकियाँ गूंज रही थी। मैं भी बहकता चला गया। पहली बार मैंने उसको ऐसा देखा था। अभी उसको पूरा सुकून नहीं दे पाया था। वह अभी तड़प रही थी। तभी मैं तुरंत उससे अलग हुआ था और उसे डांटने लगा था, ये क्या कर रही हो तुम, बेशर्म औरत हो। उसने कहा, इसमें बेशर्मी वाली कौन सी बात है, तुम मेरे पति हो। पति और पत्नी में इसी तरह की बातें होती हैं। मेरा पूरा अधिकार है तुम पर। मेरी प्यास को तुम ही बुझाओगे। मैंने कहा, मैं यही तो नहीं चाहता, मैं अभी पढ़ना चाहता हूँ। मेरा ध्यान भटक गया तो मैं नहीं पढ़ पाऊँगा। उस दिन के बाद से मैंने घर जाना ही बंद कर दिया। मैं वहीं फैक्ट्री में ही काम करता और वहीं सो जाता और अपनी पढ़ाई में मगन हो गया। लेकिन उस दिन की मेरी पत्नी से मुलाकात मुझे कभी कभी याद सताती थी तो अपने सर को झटक देता, कहता, ये मेरा रास्ता नहीं, मेरी मंजिल मेरी पढ़ाई है और मैं अपनी पढ़ाई के बीच में किसी को नहीं आने दूंगा। इसी तरह अब 2-3 महीने बीत चुके थे। मेरी भाभी ने एक बेटे को जन्म दिया था। मैं भाभी से भी मिलने नहीं गया था और ना ही मैंने अपने भतीजे को देखा था। मेरी पत्नी अभी भी यहीं पर थी। जब भाई ने मुझे कहा कि आज घर में हवन है और बच्चे का नामकरण है, तुम्हें ज़रूर आना होगा। या तो फैक्ट्री से छुट्टी ले लो, घर में और भी काम है जो तुम्हें संभालना है, खाना पीना, रिश्तेदारों को संभालना। गांव से मम्मी पापा भैया भाभी भी आएंगे, बहुत सारे काम होंगे, तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। मैं मजबूर था, मुझे जाना पड़ा था। लेकिन एक डर ख़त्म हो गया था क्योंकि इतनी भीड़ में मेरी पत्नी मुझे कुछ नहीं कह सकती थी। मैं घर गया तो अपने काम में बिजी हो गया। मैंने उससे कोई बात नहीं की। मैं बार बार मेरे पास आती, मेरा खाना कपड़ा हर चीज़ का ध्यान रखती, लेकिन मैंने उसको एक नज़र उठाकर भी ना देखा, ना ही उससे कोई बात की। किसी ने भी कुछ ना कहा। लेकिन जब मेरी माँ जाने लगी तो भाभी ने कहा कि माँ जी, अब विजय की भी पत्नी को विदा करवाकर विजय के साथ रखो, क्योंकि मैं अब विजय का काम नहीं कर सकती। मेरा छोटा बच्चा है। मैं गुस्से में आ गया। मैंने कहा, कौन सा तुम मेरा काम करती हो, मैं तो यहाँ आता ही नहीं हूँ। मैं तो फैक्ट्री में ही रहता हूँ। मुझे अपनी पत्नी की विदाई नहीं करवानी। मुझे अभी पढ़ाई करनी है। तुम लोगों ने शादी अपनी मर्जी से की है तो विदाई मैं अपनी मर्जी से करवाऊंगा। माँ ने भी कुछ ना कहा, पर इतना ज़रूर कहा, अगर तुम अपनी पत्नी को साथ रखोगे तो तुम्हारा हर काम वो करेगी। तुम सिर्फ अपना पढ़ाई करना और अपने काम पर ध्यान देना। मैंने कहा, नहीं, मेरा ध्यान बढ़ जाएगा। मैं अभी इस काबिल नहीं हूँ। मैंने साफ मना कर दिया और मैं वहाँ से अपने फैक्ट्री में चला गया। इस बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता था और ना ही अभी मैं अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता था। मेरी पत्नी को मेरा फ़ोन नंबर पता चल गया था। वह मुझसे रोज़ कॉल पर बात करती, पर मैं कभी उसका फ़ोन ही नहीं उठाता था। मैंने अपनी पत्नी की वजह से अपना नंबर ही बदल लिया था। इसी तरह 6 साल बीत गए। मैंने अपनी पढ़ाई में बहुत मेहनत की और मैंने रेलवे की नौकरी भी हासिल की। मैं एक कामयाब इंसान बन चुका था। मैं अपनी पत्नी को पूरी तरह भूल चुका था। मेरे रेलवे लाइन में ही टिकट काउंटर पर एक लड़की थी जो मुझे बहुत अच्छी लगने लगी थी। मैं उस पर बहुत पैसे खर्च करता, उसे गिफ्ट देता। एक दिन मैंने उसे प्रपोज कर दिया। उसने तो पहले बहुत नखरे किए, फिर उसने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। उस दिन हम एक होटल में कमरा लेकर एक दूसरे के बाहों में थे। आज मैं अपनी मर्जी से, अपनी चाहत से उसके सारे पर्दे खोलना चाहता था और मैं एक एक करके उसके सारे कपड़े को अलग करता गया। आज मैं अपना वो सारा मर्दानगी उसे दिखाना चाहता था। रागनी भी मेरे प्यार के लिए तड़प रही थी। उसने भी मेरा भरपूर साथ दिया था। हम दो जिस्म एक जान हो गए थे। मैंने उसको ये नहीं बताया था मैं शादीशुदा हूँ।
उस लड़की ने मुझे 3 सालों तक अपने पीछे भगाया। उसके बाद उसने मुझसे शादी कर ली। हम दोनों बहुत खुश थे। माँ मुझसे बार बार कहती, तू अपनी पत्नी को ले जा, तेरे ससुराल वाले बहुत सवाल करते हैं। मैंने अपने घर वालों को नहीं बताया था कि मैंने यहाँ शादी कर ली है। माँ कहती, तेरे ससुराल वाले बहुत तंग करते हैं, कहते हैं कि मेरी बेटी की विदाई क्यों नहीं करवाते और हमारे दामाद को सामने क्यों नहीं लाते। मैंने कहा, माँ, जब मैं शादी के लिए मना कर रहा था तब तो आपने ज़बरदस्ती मेरी शादी करवाई। अब मुझे नहीं पता कि आप क्या करेंगी। विदाई करवानी है करवा लो, पर मैं नहीं आऊँगा। अब मेरी पहली शादी को 12 साल बीत चुके थे और दूसरी शादी को 4 साल हुए थे, लेकिन मेरी दूसरी पत्नी से कोई औलाद नहीं हुई थी। शायद हमें अभी ज़रूरत भी नहीं थी। मैं अपनी दूसरी पत्नी को बहुत चाहता था, मेरी पसंद थी। मैं घर का आधे से ज़्यादा काम कर लिया करता था। उसकी मोहब्बत में अपनी दूसरी पत्नी के सारे नखरे उठाता था। मेरे पैरों तले से ज़मीन तब खिसकी जब मेरे घर वाले और मेरी पहली पत्नी के भाई मेरी पत्नी को लेकर मेरे दरवाजे पर आए। मेरी पत्नी के हवाइयाँ उड़ गई थी। मैं बिल्कुल हैरान परेशान हुआ था, क्योंकि मैंने अपनी दूसरी पत्नी को ये बात कभी बताया ही नहीं था और ना ही बताने वाला था। लेकिन मेरे सर पर जो पहाड़ गिरा था उसने मुझे हिलाकर रख दिया था। मेरी माँ ने मेरी पहली पत्नी को लाकर मेरे सामने खड़ा कर दिया और पूरा हंगामा कर दिया। कहा कि इसे भी साथ रख, हमें नहीं पता तूने चोरी से शादी कर ली और पहली पत्नी को भुला दिया, अब दोनों को साथ में रख। मेरी दूसरी पत्नी के चेहरे पर तो जैसे न जाने कितनी मुसीबत आन पड़ी थी। वह हैरान हो गई थी। उसको मुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उसके पीछे मैं 3 सालों से पड़ा रहा। उसके बाद मैंने उससे शादी की और मैंने उसको भनक तक ना लगने दी कि मेरी पहली शादी हो रखी है। और आज जब उसे पता चला तो उसने बड़ी बवाल खड़ा किया था। सबके सामने उसने मुझ पर हाथ उठाया और तुरंत उसने पुलिस केस कर दिया। मुझे तो कुछ देर तक समझ ही नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। मेरी पहली पत्नी के भाई भी मुझे धमकियाँ देने लगे, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें पुलिस के हवाले करेंगे। लेकिन फिर मेरी माँ के समझाने पर वे लोग मान गए। लेकिन मेरी दूसरी पत्नी के बुलाने पर पुलिस मेरे पास पहुंच चुकी थी और मुझे धोखा देने के इल्ज़ाम में 3 महीने की जेल हुई थी। फिर मेरी पहली पत्नी के बड़े भाई ने मेरी जमानत करा ली थी। मैं बुरी तरह से फंस गया था। मैं अपनी दूसरी पत्नी के नज़रों में भी गिर चुका था और पहली पत्नी को इस सब का जिम्मेदार मानता था कि ना उससे मेरी शादी होती और ना ये सब कुछ हुआ होता। मैं आज़ाद होता, मैं अपनी मर्ज़ी से कोई भी फैसला कर सकता। मैं अपनी दूसरी पत्नी रागनी से बहुत प्यार करता था। मेरी दूसरी पत्नी तो मुझ पर धोखाधड़ी का केस चला रही थी। अब मेरी नौकरी पर भी बात फंस रही थी। मैं किसी भी तरह करके अपनी दूसरी पत्नी को मनाना चाहता था और अपने ऊपर से केस को ख़त्म करवाना चाहता था, लेकिन वो मुझसे मिलना ही नहीं चाहती थी। इधर मेरी पहली पत्नी ये सब जानने के बाद भी मुझे एक शब्द ना पूछती थी और मेरे सारे काम करती। मेरे पास आती तो मैं उससे मुंह फेर लेता, मैं उससे बात तक ना करता था। मेरी पहली पत्नी देखने में मेरी दूसरी पत्नी से भी खूबसूरत थी, लेकिन वो मेरी पसंद नहीं थी। उसने भी 10वीं तक पढ़ाई की थी। मेरी दूसरी पत्नी तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। उसने अपना ट्रांसफ़र भी करवा लिया था, लेकिन मैं उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं था। मैं रोज़ उसे मनाने की कोशिश करता, उसके पास जाता, लेकिन वो मुझे अपने आप को टच ना करने देती। उसका बस यही एक कहना था, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? तुम शादीशुदा थे तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं उससे कहता, अगर मैं बता देता तो तुम मुझे कभी ना मिलती। सच में मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उसने कहा, मुझे ऐसे धोखेबाज से कोई नाता रिश्ता नहीं रखना, मुझे डिवोर्स चाहिए। मैं उसे डिवोर्स देने के मूड में नहीं था, लेकिन उसने एक ही रट लगाई थी, मुझे डिवोर्स चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। इस बात को अब 3 साल बीत चुके थे और मेरी पहली पत्नी मेरे साथ ही रहती थी। मैं उसे कभी बात तक ना करता, वो मेरे सारे काम करती, वो मेरे हर चीज़ का ख्याल रखती। आज मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान था। मैं सोफे पर बैठा टीवी को देखते सो गया था। मेरी पहली पत्नी मेरे पास बैठकर मेरे सर को सहलाने लगी। मुझे बड़ा सुकून मिल रहा था। मैं शायद नींद में था। मुझे लगा मेरे पास रागनी है। मैं उसे रागनी समझकर नींद में ही अपनी पहली पत्नी बिंदिया से चिपकने लगा। बिंदिया तो कब से मेरे इंतज़ार में बैठी थी। उसने अपने आप को मेरे हवाले कर दिया। ज़ोर ज़ोर से सिसकियाँ लेने लगी और न जाने कितनी बेकाबू हुई थी। एकदम से मेरी आंख खुली तो मैं चौंक गया। फिर मैं रुका नहीं, 3 साल की दूरियों को मिटाने लगा। आज मुझे बड़ा ही सुकून मिल रहा था। बिंदिया और रागनी के नेचर में ज़मीन आसमान का अंतर था। बिंदिया कभी मुझसे बहस नहीं करती और रागनी हर बात पर मुझे जज करती रहती थी। तुम मेरे पीछे पड़े थे, तुम्हारे जैसे तो मैंने न जाने कितने रिजेक्ट कर दिए। आज मैं उन सारी बातों को सोच रहा था। उसमें ना ही रागिनी की गलती थी
और ना ही बिंदिया की गलती थी। रागनी शुरू से ही ऐसी ही लड़की थी। जब से मुझे मिली थी वो ऐसे ही थी, बड़ी अकड़ू और बहुत घमंडी। उसके घमंड को तोड़ने के लिए मैं उसके पीछे 3 सालों तक भागता रहा, लेकिन शादी के बाद भी वैसे ही थी। वह बात बात पर मुझे नीचा दिखाती, कहती तुम ही मेरे पीछे पड़े थे, और जिसे मैं पूछता तक नहीं वो मेरे सारे काम करती बिना बोले। मैंने उस दिन बिंदिया से पूछा, जब मैं तुम्हें बुला बैठा था तो तुम्हें कोई लड़का पसंद नहीं आया? बिंदिया ने कहा, नहीं, जब से मेरी शादी तुमसे हुई उसके बाद तो मैंने सारी दुनिया भूल बैठी, और जब मैंने तुमको देख लिया था उसके बाद तो मैं एक दिन भी तुम्हें अपने आप से अलग ना कर पाई। उस एक रात को मैंने पूरी ज़िंदगी के लिए संभाल लिया था, जब पहली बार तुमने बाथरूम में मेरे साथ वह सब किया था। उसके बाद तुम कभी ना मिले, लेकिन मैं उस दिन को रोज़ याद करती और रोज़ ताज़ा करती। और आज भगवान ने वह सारी प्रार्थनाएं स्वीकार कर ली हैं। देखो तुम मेरी बाहों में हो। तुमने जो भी किया वो तुम्हारी नादानी थी, तुम्हारी अकड़ थी। मैं उम्र में तुमसे पूरे 5 साल बड़ी हूँ। जब तुम्हारी शादी मेरे साथ हुई थी उस वक्त तुम 16 साल के थे और मैं 21 साल की थी। घर वालों ने रिश्ता मिलने पर मेरी उम्र छुपा ली थी और तुम्हारे साथ मेरी शादी हो गई थी। लेकिन शादी में तो मैं तुम्हें नहीं देख पाई थी। लेकिन उस दिन जब मैं तुम्हारी भाभी के जापे में आई थी तो मैं अपने आप को ना रोक पाई थी, और उस दिन मैं अपने सारे शर्म हया को भुलाकर बाथरूम में गिरने का नाटक किया था और तुम्हें अपने हुस्न से मिलवाना चाहती थी। लेकिन फूटी किस्मत, तुमने मेरे प्यार को ना समझा और अपने कामयाबी की मंजिल तय करने के लिए मुझे भुला बैठे। जब मुझे पता चला कि तुमने शादी कर ली है तभी मैंने कसम खाई थी कि जो भी हो जाए मैं अपने पति परमेश्वर के बिना नहीं रह सकती। उनके साथ ही रहूंगी, चाहे वो अपने दिल में मुझे जगह ना दे, लेकिन अपने घर में एक कोने में मुझे जगह ज़रूर दे दे। मुझे तुम्हारी दूसरी पत्नी से कोई आपत्ति नहीं थी। वह चाहे तो अभी भी रह सकती है, क्योंकि तुम्हारा दिल उसके अंदर है और मेरा दिल तुम्हारे अंदर है। तो मैं कैसे तुम्हारे खिलाफ जाती? तुम अगर चाहो तो मैं भी कुछ काम कर सकती हूँ, तुम्हारा हाथ बटा सकती हूँ। मेरे अंदर हाथ का हुनर है। मैं अच्छे डिज़ाइन में साड़ियाँ बुनाई कर सकती हूँ, लखनऊ कढ़ाई कर सकती हूँ। मैंने अपनी पत्नी बिंदिया की बातें सुनी तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकली थी। वो मुझे कितना चाहती थी, मैं उसको कितना गलत समझ रहा था। असली प्यार तो उसने ही किया था। उसको मुझसे कोई भी लालच नहीं थी। वह तो प्यार का समंदर थी। मैंने उसको बाहों में भर लिया और उससे बहुत माफ़ी मांगा। गुनहगार तो मैं रागनी का भी था। मैंने उसे डिवोर्स देने की ठान ली। डिवोर्स पेपर पर साइन करके आज कोर्ट में पहुंचा था और रागनी भी कोर्ट में आई थी। उसने मुझ पर धोखाधड़ी रेप का केस चलाया था। मैंने उसे डिवोर्स दे दिया। वह 12 लाख रुपए जुर्माना दिए और उस दिन से रागनी का चैप्टर ख़त्म हुआ। उसके बाद मैं कभी रागनी से मिला ही नहीं और बिंदिया से अब बातें करने लगा था। उसकी पसंद को पूछने लगा था। उसके साथ उसके काम में हाथ बटाने लगा था, लेकिन वह अपनी किसी भी काम को हाथ न लगाने देती। कहती मुझे पाप लगेगा। मैंने तुम्हें भगवान से मांगा है और मैं अपने भगवान से कोई काम नहीं करवाना चाहती। बस तुम मेरी नज़रों के सामने रहो, मुझे उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। मैं धीरे धीरे अपने आप को समझने लगा, क्योंकि उसमें गलती मेरी भी नहीं थी। मैं उस वक्त नादान था जब मेरी शादी हुई थी, और जब मैं समझदार हुआ, उस लायक बना, तब रागनी मेरे सामने थी। मुझे लगा यही मेरी मोहब्बत है। सच्ची मोहब्बत को मैं समझ ही नहीं पाया था। सच्ची मोहब्बत तो मेरी पहली पत्नी थी। वो मेरी मोहब्बत के लिए डिज़र्व करती थी। जब वह सब कुछ जानने के बाद भी मुझसे मोहब्बत का दावा कर रही थी। रागनी एक पढ़ी लिखी और खुले मिजाज की लड़की थी। वह हर चीज़ को बड़ी बारीकी से परखती थी। वह अपने इस हुनर में नाकाम हुई थी, इसलिए उसने मुझे माफ़ न किया। डिवोर्स के तुरंत बाद उसने अपने पुराने कॉलेज के दोस्त से ही शादी कर ली थी, क्योंकि वह कॉलेज से ही उससे प्यार करता आया था। लेकिन उसकी नौकरी ना होने की वजह से उसने उससे शादी नहीं की थी, और मैं जबकि उसके साथ ही नौकरी करता था, इसलिए उसने मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया था। अब जबकि उसको अपनी शादी में धोखा मिला तो उसने अपने पुराने लवर से ही शादी कर ली और वो मुझे दोबारा कभी ना मिली। मैंने भी रागनी को पूरी तरह भुला दिया और अपनी पहली पत्नी को स्वीकार कर उसे वह सारा प्यार देने लगा जिसकी वह हकदार थी। आज बिंदिया ने मेरे बच्चे को जन्म दिया। वह भी लड़का और बहुत ही खूबसूरत है, बिल्कुल बिंदिया के जैसे है। लेकिन उसने मेरे बेटे का नाम सेकंड विजय रखा है। वह कहती है मेरे विजय की निशानी है तो विजय ही होगा। और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर का और राज्य का नाम ज़रूर बताएं। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं।
अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।